नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। वेलकम बैक टू द चैनल और इस पहले सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर बिगिनिंग द सेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर सेशंस में हम करेंगे क्या। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसका हम एक छोटा सा संश्लेषण और विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ टॉपिक्स को एनालाइज कैसे करना है और उसे मिक्स कैसे करना है। जैसे संश्लेषण, 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट, ये पर्सपेक्टिव के साथ, इस परिदृश्य के साथ हम अपना ये नया सेशन लेके आए हैं। हर रोज़ होगा ये, मंडे टू सैटरडे। आपको बस इन सेशंस में आना है, टॉपिक्स को इजीली समझना है, एंजॉय करना है और साथ ही साथ अपने एग्जाम्स के लिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बस इसी के साथ हमारी पहली क्लास में सभी का स्वागत है। आज जो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है फतवा का कॉन्सेप्ट। फतवा का कॉन्सेप्ट होता क्या है और साथ ही साथ ईरान ने किस प्रकार से फतवा जारी किया है अगेंस्ट ट्रंप एंड नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया गया है और किस प्रकार से इनकी छवि को ये नुकसान पहुंचा सकता है, इनकी जान पे बना सकती है, इसको भी हम देखेंगे। क्योंकि सलमान रश्दी का केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें। तो यहाँ पे ईरान के क्लेरिक ने कहा है मेक देम रिग्रेट, यानी कि इनको पछतावा करवाइए। किस चीज़ का रिग्रेट? जो 2 ऑपरेशंस लिए गए थे ईरान के अगेंस्ट। पहला ऑपरेशन था, इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट लिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और दूसरा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है इनके बारे में जानना, क्योंकि प्रश्न बन जाता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, दोनों ही ऑपरेशंस के अंतर्गत ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर, जो भी क्षेत्र नाभिकीय ऊर्जा बनाने के, नाभिकीय वलन करने के लिए ईरान ने बहुत लंबे सालों से डेवलप किया था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इजराइल का कहना था, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस पे, इजराइल के उस क्षेत्र में रहने के लिए खतरा आगे बन सकता था, इस वजह से इजराइल ने ऑपरेशन लायन लिया, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे एरियाज थे जिस पे लगातार इजराइल ने अटैक किया है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तेहरान पर तो किया ही था, पर इसके ये कंफर्म था। इसके अलावा तबरीज़, करमानशाह, कासर शिरीन, हमेदान, अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, अहवाज पे, नतान्स पे, इन सारे एरियाज पे इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक किया था, क्योंकि ये यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे। और यूरेनियम की अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिसके अंतर्गत ये बताया जा सके कि हाँ, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस ऊर्जा को, इस यूरेनियम को एनरिच कर रहा था। ऐसा कहीं पे भी एविडेंस नहीं बताया गया। हालांकि इजराइल कह रहा था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो उसके वहाँ पे एक राष्ट्र होने की एग्जिस्टेंस को एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंतर्गत ही इजराइल ने इन सारे एरियाज में स्ट्राइक किया था ईरान के। ठीक है, तो ईरान और इजराइल के बीच का जो संबंध है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंतर्गत अमेरिका ने स्ट्राइक किए थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, जैसे कि फोर्दो, इस्फहान और नतान्स को। तो ये प्रश्न हो सकता है आए, इस्फहान, नतान्स और फोर्दो कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की। तो मिडनाइट हैमर के अंतर्गत संपूर्ण रूप से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि ईरान यूरेनियम ना एनरिच कर पाए और यूरेनियम की वजह से ये न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। ठीक है, तो फतवा जारी कर दिया गया है। फतवा होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु, क्योंकि ये शियाइट देश है ना, शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासिर माकरेम शिराजी ने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, और नेतन्याहू, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ फतवा जारी किया है। दोनों नेताओं को ईश्वर का शत्रु बताया गया है इस फतवे में। साथ ही साथ मुसलमानों ने अपील की गई है कि वे इन नेताओं को उनकी कथित गलतियों के लिए पछताएं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से सारे मुसलमानों के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन डाल दिया गया है फतवा के जरिए कि आप इन्हें बताएं कि इन्होंने कैसे गलतियां की हैं। अब ये एक वायलेंस का भी रूप ले सकता है। फतवे में उन्हें मुहरीब, यानी ईश्वर के विरुद्ध युद्ध करने वाला, मुहरीब का यही मतलब है, मुहरीब कहा गया है। ईरान कानून के अनुसार मुहरीब को फांसी की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंग विच्छेदन, एम्पुटेशन जिसको कहते हैं,
एवं निर्वासन की सजा दी जा सकती है। हराम की घोषणा की बात करें तो कहा गया है कि इन नेताओं के साथ कोई सहयोग का समर्थन हराम है, यानी कि अगर कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति इन नेताओं के साथ समर्थन करता है या किसी भी प्रकार के संबंध बनाता है तो वो हराम में आएगा, अकॉर्डिंग टू द फतवा दैट हैज़ बीन रिलीज्ड। ये सभी इस्लामी राष्ट्रों और व्यक्तियों पर लागू होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें जो अभी हाल ही में हुआ था, तो 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर जमकर बमबारी की। कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक इसमें मारे भी गए हैं। तो जब आप किसी देश पर उनके साइंटिफिक एनरिचमेंट में या कोई प्रोग्राम के सॉवरेंस को आप मारते हैं तो एक तरह से उस देश पर ये संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है, मतलब कि उस देश के खिलाफ हम वॉर वेज कर रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल गिराई थी। अमेरिका ने बाद में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया, नतान्स, फोर्दो और इस्फाहान में। इसके अलावा फतवे में बताया गया है कि जो मुसलमान इस लड़ाई में धार्मिक कर्तव्य समझकर शामिल होंगे, यदि उन्हें कोई हानि या कष्ट होगा तो उन्हें ईश्वर की राह में लड़ने वाले के रूप में इनाम मिलेगा। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है या फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनफैक्ट वो शहीद भी माने जाएंगे। इसके अलावा फतवा होता क्या है? फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या जो कि मर्जा 12 शिया समुदाय में सर्वोच्च धार्मिक नेता द्वारा जारी किया जाता है। इसका पालन मुस्लिम सरकारों व जनता के लिए अनिवार्य माना जाता है, मतलब कंपल्शन है, करना ही करना है, मैंडेट है एक तरह से। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 1989 में सलमान रश्दी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। पुस्तक थी सेटानिक वर्सेस, इसमें इन्होंने इस्लाम के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी थी जिसको ब्लास्फेमी में रखा गया था। रश्दी ने छिपकर रहना पड़ा क्योंकि इनके ऊपर भी फतवा जारी हुआ था, इनके खिलाफ हुआ था। जापानी अनुवादक की हत्या हुई थी और प्रशासकों पर हमले भी हुए थे। ठीक है, इस वजह से फतवा काफ़ी कंसर्निंग है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ईरान और इजराइल दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, ये आपका इजराइल है, ये ईरान है, दोनों के बीच में कोई भी सीमा नहीं लगती। पर सबसे बड़ी दिक्कत है, ईरान एक शियाइट देश है और इजराइल का ये जानी दुश्मन माना जाता है। इजराइल और ईरान दोनों इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जानी दुश्मन हो गए हैं। ईरान अब क्योंकि इजराइल पर डायरेक्टली हमला नहीं करता तो वो प्रॉक्सी वॉर करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रतिरोध की धुरी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध की धुरी यानी कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके मदद से करता है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में बेसिकली ईरान को 3 जगहों से मदद मिलती है। एक सीरिया, पहले तो बशर अल असद की सरकार थी तब काफ़ी मदद मिल जाती थी, पर सीरिया के थ्रू ये काफ़ी वॉर वेज करता है इजराइल के ऊपर। एक तो गाजा स्ट्रिप में हमास और लेबनान का हजबोला। तो इस्लामिक जिहाद जो इजराइल के खिलाफ लड़ा जाता है वो ईरान इनके मदद से लड़ता है। तो इसे प्रतिरोध की धुरी कहते हैं कि दूर से रह के परेशान करना। ठीक है, वित्त की मदद देता है, वेपन्स की मदद देता है, और इस वजह से इजराइल ने डायरेक्टली इस बार ईरान के साथ इन्वॉल्वमेंट की कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स एनरिच कर लेगा तो हमारे एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आ जाएगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जिनके साथ ये सीमा साझा करता है। बाकी देश आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नाम लूँगी। तो यहाँ पे नतान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो कि यूरेनियम को एनरिच करता था। इसके अलावा कोम भी एक नई जगह है। कराज, लश्कराबाद, अराक को भी ख़त्म कर दिया गया। तेहरान में भी था, तेहरान में तो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था पूरा। बुशेर भी है, अमारक भी है। तो यहाँ पे इतने सारे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था और अभी भी डर बैठा हुआ है। और ईरान ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास इतना यूरेनियम है कि हम वेपन्स बना सकते हैं या हम फिर से अपनी एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को वापस से खड़ा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो फतवा जारी हुआ है किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस पे असर डालेगा? भारत में फतवा किस प्रकार से लागू होता है, और अगर फतवा होता है तो उसका क्या वैल्यू है? ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के लिए भी क्लियर हो। साथ ही साथ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे जो टॉपिक्स आगे चल के आपके काम आ सकते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए,
या फिर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, ओपिनियन मेकिंग के लिए, इन सारी चीज़ों में भी आपको मदद होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लाने की ऑफकोर्स कोशिश करेंगे जिसमें हम भर भर के मैप्स आपको दे सकें, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।